हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लघु उत्तरीय कवर करने वाले हैं। आपको बता दें कि पिछली वीडियो में मैंने 50 इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो है कवर किया था। आज की इस वीडियो में 50 से ज्यादा इम्पॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन करा देंगे, मैपिंग करा देंगे, सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहां से अगर तैयारी कर लेते हैं तो 100% गारंटी कि आपको फायदा तो जरूर मिलेगा। साथ में मैं आपको याद भी करवा दूंगा। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। भूगोल के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। पूरे किताब का निचोड़ महामैराथन क्लास होने वाली है और हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। अगर आप यहां से तैयारी कर लेते हैं तो आपके पेपर में जरूर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 70 नंबर पक्का करना है तो यहाँ से भैया क्वेश्चन तैयार कर लीजिए और याद करवाने की गारंटी लेते हैं, ताकि जो है आप एक ही वीडियो में पूरा अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का पैटर्न आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे कुल अभी 30 क्वेश्चन है। ठीक है, 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद 20 क्वेश्चन और कवर कर लेंगे। 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में गंदी या मलिन बस्तियों की समस्याएं क्या हैं। भारत में मलिन और गंदी बस्तियां, मलिन कहें या गंदी बस्ती कहें, बात एक ही है। उसकी समस्याएं क्या हैं, जो यहाँ पे समस्याएं हैं उसको कैसे आपको इंडिकेट करना है, कैसे लिखना है, वो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है कि आप डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैपिंग, इन सब का प्रयोग करके भूगोल में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। शुरुआत करते हैं। मलिन बस्तियां वे आवासीय क्षेत्र हैं जहां रहने की असुविधा होती है, अधिक होती है और बुनियादी सेवाएं अपर्याप्त होती हैं। कहने का मतलब ये है कि मलिन बस्ती या गंदी बस्ती वो आवासीय क्षेत्र होते हैं जहां पे रहने में असुविधा होती है। मतलब वहां पे खुली नाली होती है और गंदे नाले होते हैं। वहां पे ज्यादातर जो घर होते हैं वो पास पास सकरे होते हैं, पास पास सटे होते हैं। रास्ते बहुत सकरे होते हैं, लोग पानी रास्ते में गिराते हैं। मतलब बड़ी गंदगी देखने को आपको मिलती है। ऐसी बस्ती मलिन बस्ती या फिर जो है गंदी बस्ती के नाम से जाने जाती है। आप वहां पे रह नहीं सकते हैं अच्छे तरीके से। वहां पे स्वास्थ्य की सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी, चिकित्सा की सुविधा नहीं मिल पाएगी। मतलब कि सब कुछ वहां पे आपको सुविधा नहीं मिल पाएगी मलिन बस्ती में। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी मुख्य समस्याएं क्या हैं, आइए देखते हैं। पहला हेडिंग है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। मैंने भी बताया आपको कि वहां पे स्वास्थ्य संबंधी समस्या देखने को मिलती है। तो पहला पॉइंट ये है, इसमें लिखेंगे स्वच्छ पेयजल की कमी होती है, गंदगी बहुत दिखाई देती है, अस्वास्थ्य पर माहौल बीमारियां फैलाती हैं। मतलब कि वहां पे बहुत प्रकार की गंदगियां देखने को मिल जाती हैं। वहां पे स्वच्छ पानी नहीं मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि उस पूरे बेल्ट में जहां पे ये गंदी बस्तियां, मलिन बस्तियां होती हैं, उस पूरे बेल्ट में आप देखोगे कि वहां पे आपको गंदगी का पूरा नजारा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये साफ सफाई की कमी। बहुत लोग साफ सफाई में बहुत कम ध्यान देते हैं। कचरा प्रबंधन, जैसे कि कचरा को कहाँ फेंकना है, लोग रोड पे ही, घर के सामने ही कचरा फेंक देते हैं, तो भी समस्या है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, रोड के सामने, मतलब घर के सामने ही, रोड पे ही अपना पानी गिराते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है। तो ये सब गंदगी का पूरा एक बवंडर समझ जाता है उस क्षेत्र में। ठीक है, आगे दूसरा आवास की कमी वहां देखने को मिलती है। आवास नहीं रहता है तो लोग अपने जो भी झोपड़ी बनाकर उसी में अपना रहना शुरू कर देते हैं। अत्यधिक जनसंख्या घनत्व के कारण लोग छोटे अस्वास्थ्यकर मकानों में रहते हैं। वो मकान होते हैं जैसे कि पन्नी डाल के अपना रहना, झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहना, और वो सब जो है उतना साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते, बस अपना जीवन यापन किसी प्रकार से करते हैं। तो ये सब प्रकार के जो बस्तियां होती हैं उन्हें गंदी बस्ती के नाम से जानते हैं। आप इनमें जो हेडिंग है इनको ध्यान रखिएगा, यही आपका मेन पॉइंट है। शिक्षा और रोजगार की समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। वहां पे लोग शिक्षित नहीं होते। अगर शिक्षित होते तो शायद जो कचरा है, जो पानी है, वो रोड पे नहीं गिराते, रोड पे कचरा नहीं फेंकते। ठीक है, कचरे का जो है जो व्यवस्था है वहां पे कचरा को जो है डाला जाता। तो
यहाँ पे वो दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे शिक्षा की कमी है, रोजगार की कमी है, जिसके कारण लोग रोजगार नहीं पाते हैं, जीवन स्तर निम्न होता है, पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो ये पूरा पूरा जो सिचुएशन है वो शिक्षा को भी इंडिकेट करता है, मतलब शिक्षा की कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपराधिक और सामाजिक असुरक्षा। अपराध असामाजिक सुरक्षा मतलब कि वहां पे आर्थिक समस्याएं, भीड़ भाड़ के कारण अपराध की दर अधिक होती है। वहां पे जो भाई सिंपल सी बात, तो लोग को रोजगार नहीं मिलेगा, अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो अपराध की तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी बड़ी समस्या मानी जाती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बता दें कि मुंबई का धारावी एशिया का सबसे बड़ी मलिन बस्ती मानी जाती है, जहां लाखों लोग अस्वास्थ्यकर परिस्थिति में रहते हैं। मुंबई का सबसे बड़ा धारावी बस्ती है जो एशिया का सबसे बड़ा मुंबई में धारावी बस्ती है, जो कि मलिन बस्ती के अंतर्गत आती है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, नगरीय अपशिष्ट या उसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो नगरीय अपशिष्ट का मतलब जो कचरा होता है, जो घरों से निकलने वाले कचरे होते हैं, उन्हें अपशिष्ट कहते हैं। तो नगर में क्या होता है कि बहुत बड़ी समस्या है, लिखेंगे इसमें। नगरीय अपशिष्ट का मतलब ये है कि शहरों में उत्पन्न कचरे को जो है अपशिष्ट कचरा यानी नगरीय कचरा के नाम से जाना जाता है, जिसमें जैविक, अजैविक, औद्योगिक, घरेलू कचरे शामिल होते हैं। जैविक अजैविक का मतलब ये होता है, इसमें जो जैसे मान लीजिए कि घर से जो सामान निकला, उसमें जीव जंतु के जो सड़े गले पदार्थ होते हैं वो भी एक प्रकार से फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, अजैविक में जो घर के सामान निकलते हैं वो भी उसमें फेंक दिए जाते हैं। औद्योगिक से जो कचरा निकलता है वो सब जो है फेंक दिए जाते हैं एक जगह पे। तो कहने का मतलब ये जो कचरा इकट्ठा होता है वो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा होगी तो कचरा ज्यादा निकलेगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, मुख्य स्रोत क्या है? कचरा फैलने का मुख्य स्रोत क्या है, कारण क्या है? ठीक है, तो देखिए घरेलू कचरा पहला पॉइंट है। भोजन का बचा हुआ हिस्सा, प्लास्टिक, कागज, कांच आदि जो है ये सब कचरे के स्रोत हैं, जो घरेलू कार्यों से निकलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा का मतलब ये है कि कारखानों से निकलने वाले रसायन, धातु, अन्य जो हानिकारक तत्व होते हैं, ये सब भी कचरे का एक बहुत बड़ा बॉन्डर खड़ा करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे तीसरा पॉइंट देखिए, व्यवसायिक कचरा। व्यवसायिक कचरा का मतलब ये होता है कि जो बाजारों में जो सामान लोग बेचते हैं, फिर उसमें जो कचरा होता है उसको लेकर वहीं पे जो है फेंक देते हैं पास में ही। कार्यालयों या फिर होटलों से निकलने जो कचरे होते हैं वो भी एक प्रकार से पूरा का पूरा शहर में ज्यादातर जो है प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्माण या विध्वंस कचरा। भाई कोई घर अगर होता है, कोई बिल्डिंग होती है, अगर बिल्डिंग गिरती है तो उसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, धातु, अन्य जो सामग्री होते हैं वो भी कचरे का बाउंडर होता है। तो कहीं न कहीं उसको जाके फेंकेंगे ही। तो ये सब जो है कचरे के कारण है, कचरे के स्रोत हैं, जहां से कचरा निकलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा, ई वेस्ट, जैसे पुराने मोबाइल, कंप्यूटर, बैटरियां आदि, ये सब जो है कचरे के स्रोत हैं, जिनसे ज्यादातर कचरा फैलता है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ये 5 पॉइंट हैं, और पांचों पॉइंट को आप सब जानते हैं। बस इतना है कि थोड़ा सा इसको रिवाइज करना है, समझना है कि कैसे इसको आंसर को प्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे समस्या क्या है, थोड़ा समस्या देख लेते हैं। यदि नगरीय अपशिष्ट को सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया तो यह जल, वायु और मृदा प्रदूषण का कारण बनता है। तो कहने का मतलब है कि कचरा इस प्रकार से अगर फैलता रहा, कचरा बढ़ता रहा नगरों में, तो कहीं कहीं जल दूषित होगा, वायु दूषित होगी, मृदा प्रदूषण होगा, बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, और फिर वही पूरा समस्या इंसान के ऊपर आएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है यहाँ पे, ये तो पॉइंट है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य आधार क्या हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्य व्यापार की भी प्रश्न है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य आधार, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो पहले करना क्या है, पहले इसका फटाफट आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की परिभाषा दे देनी है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब जब एक देश से किसी दूसरे देश में वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। अब इसका मुख्य आधार क्या है ये हमें समझना है, तो आइए देखते हैं मुख्य आधार क्या है। तो देखिए पहला पॉइंट इसमें है प्राकृतिक संसाधन तथा जलवायु। इसका मतलब है कुछ देश है कुछ जहाँ पे खनिज, कृषि उत्पाद, ऊर्जा स्रोतों को समृद्ध होते हैं, वो लोग क्या करते हैं अपने वस्तु को, अपने खनिज संसाधन को, अपने कृषि उत्पाद को किसी दूसरे देश में अपना व्यापार करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जिनके पास ज्यादा वस्तु होगी, ज्यादा खनिज संसाधन होंगे, ज्यादा कृषि करते होंगे, वही तो दूसरे देश में बेचेंगे, व्यापार करेंगे। तब जब
प्राकृतिक संसाधनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मतलब एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना जाता है। उसका आधार क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जिस देश में प्राकृतिक संसाधन ज्यादा हैं उस देश के लोग वहां पे व्यापार ज्यादा करते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे है तकनीकी विकास। सिंपल सी बात यह है, विकसित देशों की तकनीकी उन्नत उत्पादों को निर्यात करते हैं, मतलब कि एक अच्छी किस्म के उत्पाद करते हैं, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी हाई होती है, उच्च होती है। जब टेक्नोलॉजी उच्च होगी तो अधिक से अधिक वहां पे नए नए आविष्कार, नए नए वस्तुओं के उत्पादन किए जाएंगे, और फिर जब उत्पादन होगा ज्यादा तो जाहिर सी बात उसका निर्यात भी किया जाएगा, नहीं बेचा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए तीसरा पॉइंट है मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति का मतलब ये है कि विभिन्न देशों में वस्तु की मांग और उससे उत्पादन भिन्न होता है। जैसे कि चाइना है, चीन है, ठीक है, चीन क्या करता है? चीन भारत में अपने सामान बेचता है, जैसे मोबाइल फोन को ले लीजिए, ठीक है। चाइना जानता कि भारत में मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल होता है और करोड़ों की संख्या में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो जितना ज्यादा उत्पादन करेगा, टेक्नोलॉजी उसकी हाई है जानते हैं आप लोग, तो जितना ज्यादा उत्पादन करेगा उतना ही ज्यादा भारत में या अन्य देशों में, भारत में नहीं बल्कि अन्य देशों में उसका निर्यात बढ़ेगा। ठीक है, इन्हीं वस्तुओं को क्या करेगा? वो बेचेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है श्रम शक्ति। श्रम शक्ति का मतलब ये कि श्रम सस्ता, श्रम मतलब मजदूर, मेहनत। श्रम सस्ता होने के कारण कुछ देश उत्पादन केंद्र बन जाते हैं, जैसे कि चीन। देखिए चीन में श्रमिक सस्ते हैं और वहां पे क्या है? उत्पादन मतलब कि उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि वहां पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ वहां पे श्रम सस्ती है, वहां पे जो पूर्ति होती है यानी वस्तुओं की जो खपत होती है, जो लागत होती है वो भी कम होता है, तो वहां पे उत्पादन ज्यादा होता है और उत्पादन का केंद्र बन जाता है, जिसके कारण चाइना भारत में नहीं बल्कि कई देशों में जो है अपने सामान बेचता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट देखिए राजनीतिक और आर्थिक नीतियां। राजनीतिक और आर्थिक नीतियों का मतलब ये है कि मुक्त व्यापार समझौता है। एक देश से, मान लो कोई देश ए है, कोई देश बी है, इस देश में अगर मुक्त व्यापार हो जाए, यानी व्यापार करना है, मुक्त है, कोई पैसा टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, इस देश के अगर इस देश में व्यापार करना चाहते हैं तो बिल्कुल स्वागत है, उसमें टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। जैसे भारत में नेपाली आते हैं, नेपाली लोग आते हैं अपना सामान बेचते हैं तो उनमें उतना टैक्स नहीं लगता है, लगता है कि कम लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जब कोई देश किसी देश में अगर व्यापार करना चाहता है तो टैक्स वगैरह जब मुक्त कर देते हैं तो व्यापार और आसान हो जाता है करना। ठीक है, कर या जो है आयात और निर्यात होते हैं उस शुल्क को व्यापार को प्रभावित करते हैं। तो अगर भाई सिंपल सी बात है, वहां पे जैसी राजनीति होगी, जैसी आर्थिक नीतियां होगी, किस प्रकार से व्यापार करनी है, किस प्रकार से जो है आयात निर्यात करनी है, तो जैसी नीति होगी यानी जैसे नियम होंगे उसी के अनुसार जो है व्यापार प्रभावित होता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है कि भारतीय सॉफ्टवेयर सेवाएं निर्यात करता है जबकि कच्चा तेल आयात करता है। यानी सॉफ्टवेयर जो सेवाएं होती है निर्यात मतलब बेचता है, और कच्चा तेल जैसे पेट्रोलियम होते हैं कच्चा तेल, वो सब भारत क्या करता है? आयात यानी मंगाता है विदेशों से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रदूषण के प्रकार बताइए और मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव का वर्णन कीजिए। ऐसा सवाल देखने को मिलेगा आपको, तो पहले क्या करेंगे? प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे, फिर मानव स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है उनको बताएंगे। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से बनेगा, ध्यान रखना। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे लघु ही नहीं बता रहा हूँ बल्कि आपको मैं यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और कैसे लिखना है ये भी बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि इस लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने से आपका जो सवाल है वो बहुविकल्पी ये भी कवर हो जाएगा, जो आपका अति लघु प्रश्न है ये भी कवर हो जाएगा, और लघु उत्तरीय जो है आपका ये तो कवर हो ही रहा है। ठीक है, यानी कई सारे फायदे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे प्रदूषण के प्रकार बताना है, तो यहाँ पे देखिए प्रदूषण पर्यावरण में अवांछित तत्वों की उपस्थिति को दर्शाता है जो स्वास्थ्य और परिस्थिति के को नुकसान पहुंचाता है। कहने का मतलब ये है कि जो पर्यावरण प्रदूषण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो हमारा पर्यावरण है, इस पर्यावरण में अगर कोई भी चीज जैसे दूषित हो, जो दूषित कर दे, है ना, जैसे कोई जानवर की डेथ हो जाए और जानवर रोड पे पड़ा हो तो वो धीरे धीरे वहां पे सड़ेगा, फिर इसके बाद वायुमंडल में उसकी जो गंदगी है वो पहुंचेगी, तो हमारा प्रदूषण बढ़ेगा, यहाँ पे नाम हो जाएगा वायु प्रदूषण। इसी प्रकार से जो है ये अवांछित जो तत्व होते हैं यही अवांछित तत्व कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे कि स्वास्थ्य पे और परिस्थिति पे दोनों पे नुकसान पहुंचाते हैं। ये तो पॉइंट हो गया थोड़ा सा पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। अब इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, तो देखिए मुख्य प्रकार में पहला वायु प्रदूषण। ठीक है, पहला क्या है? वायु प्रदूषण कैसे फैलता है? वाहन से, कारखानों से,
पराली जलाने, जो पराली ने जो धान कटाई होती है, गेहूं की कटाई होती है, उसमें जो पराली बच जाती है, जो लोग मशीन से कटा देते हैं और फिर मशीन से जो है उसका पूरा काम हो जाता है। फिर उसमें जो पराली बचती है, जो उसका जो बचा पदार्थ बचता है, उसको लोग जला देते हैं। जलाने से धुआं निकलता है, फिर वो हानिकारक हो जाता है। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? प्रभाव में अस्थमा, हृदय रोग, फेफड़ों की समस्या हो जाती है। तो यहाँ पे जो है आप इस प्रकार से पॉइंट वाइज भी ले सकते हैं इसको ऐसे करके कि अस्थमा की बीमारी हो जाती है, हृदय रोग से लोग ग्रसित हो जाते हैं, फेफड़े की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से पॉइंट ले सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं कि मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखा हूं, मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूं कि अपने आंसर को कैसे आप बनाकर अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका जल प्रदूषण। जल प्रदूषण की अगर बात करें तो औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक, घरेलू अपशिष्ट जल दूषित करते हैं। ये से जो प्रभाव पड़ता है, जल जनित रोग यानी जल से उत्पन्न रोग जाते हैं। पेयजल की संकट हो जाती है, यानी जो स्वच्छ जल होता है उसका संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जब पानी दूषित हो जाएगा तो लोग, पानी दूषित हो जाएगा तो पानी पी नहीं पाएंगे, तो पेयजल की क्या हो जाएगी? संकट उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हैं। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, समझ जाएंगे, अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहां से आपके पेपर में निबंध भी पूछता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण संबंधित, तो आपका एक फायदा और हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है भूमि प्रदूषण। अगर भूमि प्रदूषण की बात करें यहाँ पे तो उसमें क्या लिखेंगे? देखिए, भूमि प्रदूषण प्लास्टिक, रसायन, औद्योगिक अपशिष्ट, मिट्टी गुणवत्ता, ये सब जो है भूमि को दूषित करते हैं और इसमें उत्पादन कम हो जाता है, यानी कृषि जो उत्पादकता होती है उसमें कमी हो जाती है, खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ता है। तो ये सब जो प्रभाव हैं ये मानव जीवन पर कहीं कहीं पड़ता है। तो प्रदूषण का असर मानव पे पड़ता है, क्योंकि मानव के द्वारा ही प्रदूषण फैल रहा है, तो मानव का असर मानव पे ही पड़ेगा। आगे है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण सिंपल है कि यातायात के जो साधन होते हैं, मशीनरी जो चलती है, पटाखों की जो आवाज आती है, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण होते हैं। ठीक है, शादी ब्याह में अगर आप अपना एंजॉय कर रहे हैं और अगर बगल में कोई जो है आपको पटाखा कोई जला दिया तो इंसान चौंक जाता है ना, कि भाई क्या कर दिया है, उसको चौंक बोलते हैं, चौंक जाते हैं भाई। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं, इसमें प्रभाव देख लीजिए, प्रभाव में श्रवण क्षमता में कमी होती है, मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि जो डीजे वगैरह होता है, कुछ लोग होते हैं कि डीजे सामने बजेगा और वहीं पे डांस करते हैं, तो उसका प्रभाव तो उस टाइम में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उसका प्रभाव पड़ता है भैया इंसान को, जब धीरे धीरे प्रभाव पड़ता है ना, प्रदूषण का प्रभाव जो है धीरे धीरे दिखाई देता है। जब असर प्रभाव पड़ जाता है उनपे, तब पता चलता है कि भाई कान से सुनाई कम दे रहा है, आंखों से दिखाई कम दे रहा है। तो इस प्रकार से जब धीरे धीरे पता चलता है इंसान को, तो उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि दिल्ली में दिवाली के दौरान जो गुणवत्ता होती है, जो एक AQI वहां पे होता है, यानी जो वायु की गुणवत्ता सूचकांक होती है, वो खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। बहुत जबरदस्त का जो है वहां पे प्रदूषण फैल जाता है, क्योंकि लोग पटाखे ज्यादा जला देते हैं वहां पे। ठीक है, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट है परिवहन के प्रमुख साधन बताइए। तो आप इसको देखिए फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं, ऐसे करके एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके डायग्राम बना सकते हैं, और बोर्ड ने खुद जारी किया है कि आप जो है इस प्रकार से डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो है, यहाँ पे रेल परिवहन लिख सकते हैं, यहाँ पे सड़क परिवहन लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप लिख सकते हैं सड़क परिवहन, और यहाँ पे आप ले सकते हैं वायु परिवहन। ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं जल परिवहन। इस प्रकार से डायग्राम बना लेंगे तो और आपका स्मार्ट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट आंसर बनाने के लिए छोटा सा आपको काम करना होता है, एक फ्लो चार्ट बनानी होती है, डायग्राम बनानी होती है, थोड़ा सा मैपिंग कर देंगे तो भूगोल में बेहतरीन नंबर मिलता है, पूरा मैथ की तरह पूरा नंबर मिलता है अगर आप सही तरीके से प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए परिवहन के प्रमुख साधन में, परिवहन जो साधन होते हैं लोगों और वस्तुओं की आवाजाही के लिए मदद करते हैं। ठीक है, अब कैसे? इस प्रकार से यहाँ पे देखिए परिवहन के प्रकार में पहला है सड़क परिवहन। मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं ताकि आप इस चीजों को समझ पाएं और आसान में अपनी भाषा में आप लिख पाएं। तो सड़क परिवहन में क्या होता है? सड़क परिवहन में बस, ट्रक, कार, दोपहिया वाहन ये सब चलते हैं, और ये सब इसके साधन हो गए। क्या आगे? ये साधन हो गए। ठीक है, अब रेल परिवहन की बात करें तो लंबी दूरी के लिए सस्ता और प्रभावी साधन माना जाता है रेल परिवहन। वही अगर जल परिवहन की बात करें तो जल परिवहन सस्ता, भारी और माल ढुलाई के लिए जो है उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर वायु परिवहन की बात करें तो तेज है, महंगा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए अनिवार्य ज्यादा माना जाता है वायु परिवहन। ठीक है,
वहीं बात करें पाइपलाइन परिवहन, तो पाइपलाइन परिवहन वो होता है इसमें पेट्रोलियम गैस के उपयोगी के लिए बनाए जाते हैं। इसमें पानी होता है ना, पानी जो आता है, टोटी का पानी जो होता है वो सब आते हैं। तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि पेट्रोलियम और गैस इसका भी जो है पाइपलाइन एक जगह से दूसरी जगह पर बनाया जा रहा है। और उदाहरण के तौर पे इसमें लिख सकते हैं कि भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सड़क जो है परिवहन को तेज बनाया है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है ये 4 महानगरों को जोड़ता है, ठीक है, 4 महानगरों को जोड़ता है। एक तरफ यहाँ पे दिल्ली, फिर मुंबई, फिर यहाँ पे चेन्नई, फिर इसके बाद कोलकाता, ठीक है। ये 4 महानगर को जोड़ने वाली जो सड़क परियोजना है उसी को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन बात करते हैं नेक्स्ट कि भारत में निर्यात और आयात की संरचना क्या है। तो भारत की आयात और निर्यात, निर्यात करना होता है बेचना, आयात करना होता है खरीदना, ठीक है, सिंपल बात। देखिए भारत का जो व्यापार है, व्यापार संतुलन है, उसके निर्यात और आयात पर निर्भर करता है। व्यापार संतुलन कब होगा, बराबर कब होगा, जैसे जो निर्यात होगा, ठीक है, जो निर्यात होगा और जो आयात होगा उसी का अनुपात निकाला जाता है कि कितना आयात हो रहा है, कितना निर्यात हो रहा है। जब निर्यात आयात बराबर होगा तो उसी को व्यापार संतुलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कौन कौन से वस्तु निर्यात किए जाते हैं, इन्हें जो है मंगाए जाते हैं, ठीक है, मतलब बेचे जाते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे पेट्रोलियम उत्पाद जो होते हैं ये, आईटी सॉफ्टवेयर सेवाएं, कृषि उत्पाद जैसे चाय मसाले चावल, कपड़ा परिधान, कपड़ा यानी परिधान जो वस्त्र होते हैं, ये सब जो है निर्यात किए जाते हैं, ठीक है, यानी बेचे जाते हैं। आयात की बात करें तो यहाँ पे देखिए कच्चा तेल यानी पेट्रोलियम जो होता है, सोना चांदी ये भी आयात किया जाता है, मशीनरी इलेक्ट्रॉनिक सामान आयात किया जाता है, कोयला और गैस आयात किया जाता है, खाद्य तेल ये भी आयात किया जाता है, यानी मंगाया जाता है बाहर से, ठीक है। तो इस प्रकार से दे सकते हैं भारत पेट्रोलियम का सबसे बड़ा आयातक है और सॉफ्टवेयर सेवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक भी माना जाता है। यानी पेट्रोलियम जो है भारत ज्यादातर मंगाता है विदेशों से। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, इसके वायु परिवहन का महत्व क्या होता है, ठीक है। वायु परिवहन का जो है महत्व क्या होता है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वायु परिवहन के महत्व क्या है। तो देखिए वायु परिवहन में महत्व की बात करें तो तेज यात्रा के साथ आप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। लंबी दूरी के लिए सबसे तेज साधन माना जाता है। वहीं व्यापार में अगर वृद्धि की बात करें तो आयात निर्यात आसानी से हो सकता है और वैश्विक कनेक्टिविटी जो होती है उसको बढ़ावा मिलेगा। एक देश दूसरे देश में आसानी से लोग आ जा सकते हैं, वायु परिवहन का महत्व हो जाएगा। पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा, लोग एक देश से दूसरे देश में, एक राज्य से दूसरे राज्य में आसानी से जा सकते हैं और कुछ समय में अपने वहाँ पे मतलब कि घूम सकते हैं, पर्यटन का बढ़ावा मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। आपातकालीन सेवाएं, आपातकालीन सेवाएं जैसे मेडिकल, आपदा राहत, अन्य सेवाओं के लिए वायु परिवहन महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। वही उदाहरण की बात करें तो दिल्ली से न्यूयॉर्क की यात्रा हवाई मार्ग में मात्र 16 घंटे में आप कर सकते हैं। अगर दिल्ली से आपको न्यूयॉर्क जाना है तो 16 घंटे में आराम से आप जगह पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के विकास क्या है। भारत में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है, फिर इसके विकास कैसे है ये आप समझेंगे। तो उत्तर आइए देखते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे होते हैं जो सतत रूप में उपलब्ध होते हैं और पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाते हैं। अपारंपरिक ऊर्जा का मतलब कि सतत रूप से मतलब जैसे सौर है, ठीक है, सौर है, सौर का मतलब सूर्य, जो सौर ऊर्जा है, सूर्य कभी समाप्त होने वाला है नहीं, अभी समाप्त होगा तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, यानी सूर्य समाप्त होने वाला नहीं है। तो सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा होती है। इसका मतलब है कि सतत यानी कंटिन्यूटी चलने वाली ऊर्जा है, ठीक है। दूसरा, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाता है, यानी पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाता है सौर ऊर्जा, सिंपल सी बात है। अब इसका मुख्य स्रोत और उनका विकास कैसे होगा इसको आइए लिखते हैं, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा पहला पॉइंट है। मुख्य स्रोत क्या है, अपारंपरिक स्रोत का सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा भारत में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में बड़े जो सौर पार्क हैं वहां बनाए गए हैं और बनाए जा रहे हैं और धीरे धीरे सौर ऊर्जा की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ पे गुजरात में, राजस्थान में, इन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का ज्यादातर बढ़ावा देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे यूपी में भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बात करें पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में पवन टरबाइन स्थापित किए गए हैं और किए जा रहे हैं। तो पवन जो ऊर्जा है, जो हवाओं से
एनर्जी उत्पन्न की जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो राज्य है इसमें तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र हैं, ठीक है। राजस्थान भी इसमें आ जाएगा, राजस्थान भी इसमें आ जाएगा। तो ये सब जो राज्य हैं, यहाँ पे पवन ऊर्जा को ज़्यादातर बढ़ावा देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे ये और राज्यों में जो है स्थापित हो जाएगा। वहीं बात करें जैव ऊर्जा की, जिसे बायोगैस या फिर बायोमास के नाम से जाना जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बायोगैस होता है, इन संयंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो है जो बायोगैस है इसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए और जो इन्वायरमेंट है उसको स्वच्छ बनाया जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं जल विद्युत ऊर्जा की। तो टिहरी बांध आपने सुना होगा, उत्तराखंड में पड़ता है टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है उत्तराखंड में। फिर भाखड़ा नंगल जैसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं। भाखड़ा बांध आपका हिमाचल में पड़ता है और नांगल बांध पड़ता है आपका पंजाब में। दोनों एक ही नदी पर हैं, पास पास में हैं, लेकिन स्टेट अलग अलग है, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है भाखड़ा नांगल बांध। तो यहाँ पे भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध, हीराकुंड बांध और बहुत सारे बांध है भारत में, जिनसे जल विद्युत परियोजनाएं शुरू की गई हैं और वहां से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। तो आराम से लिख सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन और ज्वारीय ऊर्जा। हाइड्रोजन और ज्वारीय ऊर्जा की बात करें तो ये भी जो है अभी प्रारंभिक अवस्था में है, मतलब कि शुरुआत हो रही है भारत में इसकी भी। धीरे धीरे ज़्यादातर राज्यों में अभी शुरुआत हो रही है, अभी पूरी तरह से विकसित तो नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे हमें हाइड्रोजन ऊर्जा और जो है ज्वारीय ऊर्जा देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे सरकारी प्रयास क्या किए जा रहे हैं। तो सरकारी प्रयास में राष्ट्रीय सौर मिशन और पवन ऊर्जा नीति के तहत नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग जो है बढ़ाया जा रहा है। यानी नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब वे ऊर्जा जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, यानी अगर एक बार समाप्त हो जाते हैं तो उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। उन्हें कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा या फिर अपारंपरिक स्रोत, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि तृतीय क्रियाकलाप के प्रमुख जो है प्रकार बताइए। तो तृतीय क्रियाकलाप के प्रमुख प्रकार क्या हैं, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, तृतीय क्रियाकलाप जो टर्शियरी एक्टिविटीज है, वह गतिविधियां जो सेवाओं से जुड़ी होती हैं। ये तृतीय क्रियाकलाप सेवा से संबंधित होता है, ठीक है। किससे? सेवा से संबंधित होता है। तो इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं यहाँ पे। पहला है व्यवसायिक सेवाएं, ठीक है। व्यवसायिक सेवा कमला इसमें बैंकिंग, बीमा, व्यापार, ये सब जो है व्यवसायिक सेवा के अंतर्गत आते हैं। ये सेवा करते हैं, ठीक है, सेवा करते हैं, सेवा के बदले फिर उनको धन की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये है कि व्यापारिक जो व्यवसायिक सेवाएं हैं वो बैंकिंग, बीमा और व्यापार से संबंधित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परिवहन तथा संचार सेवाएं। परिवहन और संचार सेवाओं की बात करें तो उसमें रेल, सड़क, वायु परिवहन, टेलीफोन, इंटरनेट, ये सब जो है परिवहन और संचार में आपका आ जाएगा। संचार में जो है आपका टेलीफोन, इंटरनेट आ जाएगा। परिवहन में रेल, सड़क, वायु परिवहन इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं लोग? सेवा करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं। सेवा प्रदान करने के बाद फिर उनको इनकम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसको आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का मतलब ये कि स्कूल, अस्पताल, चिकित्सा सेवाएं, ये सब यहाँ पे लोग सेवा करते हैं, ठीक है। सेवा के बदले फिर उनको धन की प्राप्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं। पर्यटन और आतिथ्य सेवाओं का मतलब है कि होटल, गाइड, एयरलाइंस, ये सब जो है आपके तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। आपको जानकारी के मुताबिक बता दिया जाए कि ये सब बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी आपके पूछे जा सकते हैं और आपके अति लघु में भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उदाहरण में अगर मतलब बात कर लें यहाँ पे, भारत में आईटी उद्योग तृतीय क्रियाकलाप का एक प्रमुख उदाहरण है। तो यहाँ पे ये भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भारत में लौह अयस्क उत्पादन की वितरण क्षेत्रों को बताइए या वितरण क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख लिया है, पहले अपने कॉपी में आपको हेडिंग लिखना है। आप हेडिंग बना के जितना अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, जितना फ्लो चार्ट, डायग्राम, मैपिंग, कोटेशन का प्रयोग करेंगे, उतना ही बेहतर नंबर आपको मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, लिखने की शैली अगर अच्छी है तो नंबर अच्छा आपको मिलेगा। देखिए, विश्व में जो है भारत में विश्व लौह इस्पात के प्रमुख जो उत्पादक कौन कौन से, इसको बताना है। तो देखिए, भारत की बात करें तो उसमें उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा में जो है यहाँ पे क्योंझर और मयूरभंज, ये दो ऐसे छात्र हैं, मतलब छात्र नहीं बल्कि क्षेत्र हैं जहाँ पे लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखने वाली बात ये है
कि उड़ीसा और क्योंझर। अभी मैं ट्रिक आपको बता दूंगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। फिर इसके बाद झारखंड है, सिंहभूमि जिला में होता है। फिर छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा और बस्तर में। यहाँ पे कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पे बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु, ठीक है। यहाँ पे ये सब जिले के नाम है, ये सब क्या है, कर्नाटक के जिले के नाम है, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु, ठीक है भैया। ये सब कर्नाटक में जिले के नाम है जहाँ पे लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है, ठीक है। गोवा की बात करें तो लौह अयस्क में निर्यात केंद्र माना जाता है गोवा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इस उदाहरण में, तो देखिए बल्लारी क्षेत्र, जो बेल्लारी क्षेत्र है वो कर्नाटक का सबसे अधिक लौह अयस्क उत्पादन करता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब मैंने आपको कहा था ट्रिक से आपको याद करा दे रहा हूं, तो यहाँ पे जो है आप एक ट्रिक ले सकते हैं, लो, ठीक है। लो, लो, ओ छत पर नाटक झाड़ रही है, ठीक है। लो ओ छत पर नाटक झाड़ रही है। अब कोई है छत पे खड़ा है, आप महसूस करिए कि वो छत पे खड़ी है और कह रहे लो वो छत पर नाटक झाड़ रही है। देखो भैया वो छत पर नाटक झाड़ रही है, तो लो से क्या हो जाएगा, लह अयस्क हो जाएगा। ओ मतलब यहाँ पे ये ओ रहेगा, ठीक है। ओ मतलब उड़ीसा, उड़ीसा भी लिखते हैं, उड़ीसा हो जाएगा। छत मतलब छत्तीसगढ़, नाटक मतलब कर्नाटक, झाड़ मतलब झारखंड हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, उड़ीसा में होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेट्रोलियम संसाधन के बारे में बताना है कि भारत में पेट्रोलियम संसाधन कैसे होते हैं और उसका क्या क्या स्कोप है और किन किन क्षेत्रों में मिलता है, इसके बारे में बताना है। तो आइए इसको देख लेते हैं। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन मुख्य रूप से कुछ राज्यों में सीमित है, सभी राज्यों में तो नहीं मिलते हैं। कौन कौन से राज्यों में मिलते हैं, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मुंबई हाई जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और इसका अगर लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे जो इस प्रकार से देखने को आपको मिलेगा, और जो मुंबई हाई है वो यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मुंबई पड़ेगा, और मुंबई समुद्र में थोड़ा सा लगभग 150 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है समुद्र में, तब जाके वहां पे मुंबई हाई मिलेगा, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा अपतटीय क्षेत्र है। अपतटीय का मतलब ये होता है कि जो है, जैसे ये हो गया पॉइंट ऐसे करके, तो ये जो पॉइंट है यहाँ मुंबई है, समुद्र से यहाँ पर है, तो अपतटीय क्षेत्र का मतलब ये होता है कि समुद्र से थोड़ा सा दूरी पर है, समुद्र से तट वाले भाग से थोड़ा सा दूरी पर है, उसे अपतटीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद गुजरात पड़ता है, अंकलेश्वर और खंभात की खाड़ी। गुजरात की अगर बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है आपको अंकलेश्वर खंभात की खाड़ी देखने को मिल जाएगा, जहां से पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं। वहीं बात करें असम, डिगबोई और लकवा जो है, ये नाहर कटिया भी इसमें है, ठीक है। इसको बोलते हैं नाहर कटिया। कुछ ऐसे यहाँ पे क्षेत्र हैं जहाँ पे असम में उत्पादन किया जाता है। आपको बता दें कि डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है, खनिज तेल क्षेत्र माना जाता है, जो असम में है। मानचित्र में भी पूछा जा सकता है, तो मानचित्र के भी प्रश्न आपसे यहाँ से बन जाएंगे। यहाँ बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में देखिए, राजस्थान में बाड़मेर जो मंगला क्षेत्र है, यहाँ पे राजस्थान में भी देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में भी, मानचित्र में भी पूछा जा सकता है। वही बात करें उदाहरण के तौर पे, भारत अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 80% जो है वो आयात करता है, यानी जितना उत्पादन भारत में होता है उसका 80% तो खरीदता है भारत, ठीक है। इसका मतलब कि 20% तो यहाँ पे निकलता है, 80% भारत मंगाता है विदेश से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में कोयला उत्पादक के क्षेत्र बताइए। तो भारत में जो कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, आइए इसको देखते हैं। जितने सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके पेपर में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के कोयला उत्पादक के विश्व में तीसरे स्थान पर है, तो कौन कौन से राज्य हैं जहां पे कोयला उत्पादन होता है। तो झारखंड का देखिए, झारखंड का झरिया, ठीक है। झारखंड का झरिया जो है ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। आपसे पूछ लेगा कि झरिया जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपका जवाब होगा कोयले के खनन के लिए, ठीक है। झारखंड में झरिया, बोकारो कुछ क्षेत्र है जहां पे कोयला उत्पादन होता है। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में तलचर है और अंगुल क्षेत्र है जहां पे कोयला उत्पादन होता है, ठीक है। उड़ीसा में तलचर क्षेत्र है।
छत्तीसगढ़ में कोरबा है जहाँ पे कोयला उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, ठीक है, सिंगरौली है। और पश्चिम बंगाल में रानीगंज है। दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल का रानीगंज और झारखंड का झरिया, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला के भंडार पाए गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करें, झरिया कोयले के क्षेत्र में भारत का सबसे पुराना और समृद्ध कोयला क्षेत्र माना जाता है। तो झारखंड का झरिया इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे दोस्तों है, स्वच्छंद उद्योग की व्याख्या कीजिए। स्वच्छंद उद्योग क्या होता है? तो स्वच्छंद उद्योग हेडिंग डाल के लिखेंगे, स्वच्छंद उद्योग वे होते हैं जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें स्वच्छंद उद्योग नाम जो है कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, देख सकते हैं, स्वच्छंद उद्योग यानी एक ऐसा उद्योग जो स्वच्छ हो, जिसमें किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो, उसे स्वच्छंद उद्योग के नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है, स्वच्छ उद्योग की क्या विशेषता, आइए देखते हैं विशेषता क्या है। पहला पॉइंट ये है कि न्यूनतम अपशिष्ट उत्पादन। अपशिष्ट, न्यूनतम अपशिष्ट का मतलब बहुत कम जो है कचरा उत्पादन यहाँ से, मतलब कचरा जो है यहाँ से निकलता है, अपशिष्ट बहुत ही कम कचरा निकलता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है पुनर्चक्रण और जो है पुनर्चक्रण और नवीकरण ऊर्जा का उपयोग होता है। यानी पुनर्चक्रण मतलब इसको पुनः प्राप्त किया जाए, नवीकरणीय मतलब कि इसको पुनः नया बनाया जाए, बात एक ही है। तो ऐसा यहाँ पे ऊर्जा को इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब का, ठीक है। आगे ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब ये कि ऐसा टेक्नोलॉजी जो इन्वायरमेंट को दूषित ना करे, पर्यावरण को मुक्त करे, मतलब पर्यावरण को प्रदूषण ना करे, तो ऐसी टेक्नोलॉजी ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है। वहीं बात करें अगर इसके जो है उदाहरण के, तो आप उदाहरण देख सकते हैं, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, इनका निर्माण स्वच्छ उद्योग के उदाहरण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जल संरक्षण और उसके महत्व के उपयोग को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है कि भारत में जो जल संरक्षण के महत्व हैं उनके उपाय को बताना है। तो आइए देखते हैं इनके महत्व को। तो सबसे पहले क्या होता है जल संरक्षण करने से, महत्व क्या है इसका, देखिए, कृषि और पीने योग्य पानी की उपलब्धता बनी रहती है, सिंपल सी पॉइंट है, ठीक है। यानी अगर आप जो है जल का संरक्षण करते हैं तो सिंपल सी बात है कि जल संरक्षण करने से पानी को हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, और हमारा जो एनवायरमेंट है वो भी दूषित होने से बचा रहेगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है पानी की उपलब्धता जो है बनी रहती है। दूसरा पॉइंट, भूजल स्तर को संतुलित बनाया जा सकता है, यानी बनाए रखना। भूजल का मतलब जैसे नल होता है, नल से पानी निकालते हैं, तो नल से पानी निकालने के मतलब भूजल यानी भूमि के अंदर जो जल है उसे भूजल कहते हैं। तो उसको संतुलित बनाने के लिए हमें जल संरक्षण करना पड़ता है और जल संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण जो है संतुलन बना रहता है। भाई सिंपल सी बात है कि अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, ओठ सूख जाते हैं और बोलते बोलते मुंह सूख जाते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो कभी कभी मुंह सूख जाता है, ओठ सूख जाते हैं, और पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये सब जो है हमारे अंदर होता है पानी की कमी के कारण। ऐसे जो हमारा इन्वायरमेंट है वो भी जो है उसको मेंटेन बनाए रखने के लिए जल संरक्षण जरूरी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इसका उपाय क्या है, आइए बात करते हैं इसका उपाय क्या है। तो उपाय में देखिए, पहला पॉइंट है कि वर्षा जल संचयन करना चाहिए। जो बारिश होती है ना, उस बारिश के जल को संचयन मतलब इकट्ठा करना चाहिए, जमा करना चाहिए। जैसे तालाब होता है, तालाब में जो है पानी इकट्ठा होना चाहिए, और बहुत लोग होते हैं जो तालाब में पानी इकट्ठा करते हैं, फिर उनके बाद जो है उसका जैसे सिंचाई में फिर जानवरों को पिलाने में, नहलाने में उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वर्षा जल संचयन मतलब जल को संग्रहित कर भूजल को पुनर्भरण किया जा सकता है। मतलब ये है कि तालाब अगर रहेगा, तालाब में पानी इकट्ठा रहेगा, ठीक है, तो धीरे धीरे पानी क्या करेगा, वो रिसेगा, अंदर पृथ्वी के अंदर जाएगा, रिस के जो है जो भूजल है उसके स्रोत को बढ़ाता है। लेकिन पानी बरसेगा, वो बरस के नदी में, नदी से फिर समुद्र में चला गया तो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि वो लवणीय हो जाता है, और लवणीय पानी खारापन जो होता है उसके कारण समुद्र का पानी नहीं पी सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें आपका है ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई का मतलब होता है जो छिड़काव होता है ना, छिड़काव, जैसे फुहारा होता है बरसने वाला जो होता है ना, सावर, सावर इसे बोलते हैं, सावर होता है, तो उसमें जो है पानी जो है बूंद बूंद में गिरता है ऐसे करके। तो जो ड्रिप सिंचाई का मतलब होता है कि छिड़काव के द्वारा, ठीक है, छिड़काव के द्वारा, यानी जल का जो है कुशल उपयोग छिड़काव के द्वारा अगर हम सिंचाई करते हैं तो वो ज्यादातर इंपॉर्टेंट होता है, उसे जल संचयन कर सकते हैं। अगला है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है कि वृक्षों को लगाना। देखिए बारिश जो होती है वो वृक्षों के कारण होते हैं, ठीक है, वृक्षों के कारण होते हैं। वृक्ष अगर ना होते तो बारिश ना होता,
यानी वृक्ष जो होते हैं वो बारिश कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, वृक्ष जो होते हैं बारिश कराने में सहायक होते हैं और नमी को सुरक्षित बनाने में इनका मदद करते हैं। तो इस प्रकार से अगर ज़्यादा ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाएगा तो जो हमारा इन्वायरमेंट है वो दूषित होने से बचा रहेगा और हम जल संचयन आसानी से कर सकते हैं। अगला है जल पुनर्चक्रण। जल पुनर्चक्रण का मतलब गंदे पानी को शुद्ध करके पुनः उपयोग करने के लिए जल चक्रण का प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रक्रिया आप दे सकते हैं और इसको उपयोग में आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार समझ जाएंगे तो आसानी से इसे प्रेजेंट कर पाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 15 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की विशेषताएं बताइए। मिश्रित कृषि क्या होती है? तो देखिए, फसल उत्पादन या पशुपालन के साथ साथ जो काम किया जाता है उसे मिश्रित कृषि के अंतर्गत आता है। जैसे पशुपालन कृषि के अंतर्गत आता है। क्यों, कैसे, आइए देखते हैं कैसे। भाई जो सिंपल सी बात है, अगर पशुओं को पाले हैं तो पशुओं के लिए चारा होना चाहिए और चारा हमें कहाँ मिलेगा? चारा मिलेगा कृषि करने से। तो इसीलिए निर्भर किस पे हैं? कृषि पर निर्भर है। तो इसीलिए मिश्रित कृषि मतलब कि मिक्स होना। ठीक है, यानी अगर हम अपने लिए गेहूं उत्पादन कर रहे हैं तो जानवरों के लिए भी उनके लिए चारा उत्पादन करना होगा। तो इस प्रकार के अपने लिए गेहूं उत्पादन करना और या चावल उत्पादन करना या दाल उत्पादन करना और जानवरों के लिए उनका जो भोजन है मतलब उनका जो चारा है वो उत्पादन करना, तो दोनों एक साथ उत्पादन करना वो मिश्रित कहलाता है, मिक्स हो गया है। ठीक है, तो मिश्रित कृषि का मतलब ये है कि फसल उत्पादन के साथ साथ पशुओं को पाला जाता है और उनके लिए चारे का भी जो है व्यवस्था की जाती है। इसको मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे है विविध प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं। जब एक साथ कई फसलें उगाई जाएं तो उसे मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। जैसे गेहूं के साथ गेहूं, मटर, चना, जौ। ठीक है, ये सब चना नहीं मतलब मटर, सरसों, जौ एक साथ बोते हैं तो क्या मिश्रित कृषि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उर्वरकों और मशीनों का उपयोग। उर्वरकों और मशीनों का उपयोग का मतलब ये है कि उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है, अच्छी किस्म की खाद और बीज, और फिर मशीन का उपयोग किया जाता है तो ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है फसल चक्र अपनाया जाता है। फसल चक्र का मतलब ये होता है कि एक फसल का उत्पादन किया गया, ठीक है, फिर इसके बाद दूसरे फसल का, फिर इसके बाद दूसरे, ऐसे करके ये पूरा का पूरा चक्र चलता रहता है। उसी को फसल चक्र के नाम से जानते हैं। बात करें वहीं पे तो पंजाब में, हरियाणा में मिश्रित कृषि जो है प्रचलन देखा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में चाय की खेती के लिए भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। आपको बता दें कि चाय की जगह गेहूं भी पूछ सकता है। ठीक है, चाय की जगह गेहूं भी पूछ सकता है, चाय की जगह चावल भी पूछ सकता है, कपास भी पूछ सकता है, गन्ना भी पूछ सकता है। सबका आंसर एक ही होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हेडिंग रहेगी, जो हेडिंग बनेगा वो सबका एक ही होगा। बस थोड़ा सा उसमें लिखने की शैली आपको चेंज कर देनी है। जैसे कैसे, आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट बात करें कि चाय सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो जवाब होगा भारत में सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो असम है। असम में चाय उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। फिर बात करें वहीं पश्चिम बंगाल की, दार्जिलिंग चाय के लिए प्रसिद्ध है और दार्जिलिंग में जो है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में आता है दार्जिलिंग, तो वहाँ पे बहुत बहुत अच्छे लेवल पर जो है चाय की खेती की जाती है। वहीं केरल और तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे नीलगिरी जो पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी में जो है यहाँ पे चाय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध देखने को मिलता है। अब ऐसे देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, तो यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे उस नीलगिरी पहाड़ी में जो है केरल तमिलनाडु में पड़ता है, तो वहाँ पे जो है चाय की खेती ज्यादातर की जाती है। वहीं बात करें देखिए, दार्जिलिंग चाय की अपनी सुगंध और गुणवत्ता के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन, भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? भारतीय कृषि की मुख्य विशेषताओं की अगर बात करें, क्या विशेषता है भारतीय कृषि की? पहला पॉइंट, मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि में सबसे बड़ी विशेषता ये मानी जाती है कि जब मानसून आएगा तो फसल अच्छा होगा, मानसून टाइम से नहीं आएगा तो फसल अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे मानसून पर निर्भरता इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है। हालांकि आज के डेट में लोग अपने खेतों में, लगभग सभी के खेतों में देखने को मिल जाता है कि सब लोग अपना बोरिंग करा रखे हैं और ट्यूबवेल से, मोटर से किसी प्रकार से अपना सिंचाई करते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कृषि पर निर्भर हैं और कृषि मतलब कि मानसून पर निर्भर हैं, ताकि जो है वो समय, अगर मानसून समय से आ गया तो फसल अच्छी होगी, समय से नहीं आया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। कभी कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कभी सूखा पड़ जाता है, तो ये सब जो है इसकी विशेषताएं हो जाएंगी।
नेक्स्ट है अधिक श्रम प्रधान होता है। भाई खेती में सिंपल सी बात है, खेती में श्रम ज़्यादा लगती है, यानी मेहनत ज़्यादा लगती है और आज के डेट में कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। ठीक है, कोई जाके खेत में काम करना चाहता है, बहुत कम ही लोग हैं। तो इसका मतलब ये है कि अधिक यहाँ पे श्रम प्रधान होता है। पहले देखिए कितना लोग मेहनत करते थे, क्योंकि खेती ही उनका एक जीवन का एक मुख्य आधार माना जाता था। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट है लघु और सीमांत जोतों का प्रचलन। लघु और सीमांत जोतों का प्रचलन, जोतों का मतलब यहाँ पे खेत का मतलब होता है, खेत। ठीक है, जोतों का मतलब यहाँ पे खेत मतलब। ठीक है, तो लघु और सीमांत जोतों का प्रचलन का मतलब ये होता है कि लघु मतलब छोटा और सीमांत मतलब कि छोटे छोटे जो खेत होते हैं उनका भी प्रचलन देखने को मिलता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। जहाँ पे लोगों के पास 5 बीघा होता था, फिर भाइयों में डिवाइड हो जाएगा, फिर बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो लघु और सीमांत जोत यानी छोटे छोटे खेत देखने को मिलते हैं, ये भी विशेषता इसकी मानी जाती है। नेक्स्ट है विविधता। विविधता का मतलब ये है कि यहाँ पे खाद्यान्न, नकदी, बागवानी फसलें आदि देखने को मिलते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि लोग कृषि करते हैं तो सिर्फ एक ही प्रकार के फसल नहीं बोते हैं, उसमें उसमें खाद्यान्न भी होते हैं, नकदी फसल होते हैं। नकदी का मतलब जैसे कि जो व्यवसाय के लिए किया जाता है, जैसे चाय हो गया, कपास हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है, और कहवा हो गया, ये सब नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं जो व्यवसाय के उद्देश्य से किए जाते हैं। बागवानी फसल में से आम हो गया, आंवला का हो गया। ठीक है, ये सब बागवानी मतलब जो है फलों की जो खेती होती है बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट है अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक में अंतर बताइए। अपकर्ष कारक क्या होता है, प्रतिकर्ष कारक क्या होता है? तो आइए देखते हैं, परिचय देखते हैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा। जब लोग किसी स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जाते हैं तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। इन्हें अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक स्थान से छोड़कर लोग दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक स्थान ए है, एक स्थान बी है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि अगर एक स्थान से यानी ए स्थान से छोड़कर लोग बी स्थान पे जाते हैं। ठीक है, बी स्थान पे चले गए, तो यहाँ पे देखिए जो ये स्थान है ये प्रतिकर्ष कारक कहलाएगा। जहां से लोग जाते हैं, गौर फरमाएंगे, जहां से जाते हैं उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। जहां को जाते हैं उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। दोनों में से और को का अंतर है। जहां से जाते हैं उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है और जहां को जाते हैं उसे अपकर्ष कारक कहा जाता है। सिंपल। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं, प्रतिकर्ष कारक क्या होता है, अपकर्ष कारक क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है, वे कारण होते हैं जो लोग किसी स्थान से प्रवास करने के लिए मजबूर होते हैं। ठीक है, यह कारण आमतौर पर नकारात्मक होते हैं और जीवन यापन में कठिनाई उत्पन्न करते हैं। ए स्थान से लोग छोड़कर बी स्थान पर क्यों जाते हैं? क्योंकि ये स्थान पर कुछ ऐसी समस्याएं होती होंगी जो लोगों को लगता होगा कि यार यहाँ रहना अच्छा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों जाते हैं उसके पीछे रीजन क्या है, आर्थिक समस्या। मतलब आर्थिक समस्या क्या, जैसे बेरोजगारी होगी, कम वेतन मिलता होगा, गरीबी है वहां पे। तो जहां बेरोजगारी है, जहां कम वेतन है, जहां गरीबी है, क्या आप रहना पसंद करोगे? नहीं, सिंपल। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जहां रोजगार मिलता आप वहां चले जाओगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि जब एक स्थान से लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ कारण होता है, और कारण क्या है, बेरोजगारी, कम वेतन, गरीबी, ये सब। ठीक है, अगले देखिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट यहाँ पे है प्राकृतिक संसाधन। सूखा, बाढ़, सुनामी, चक्रवात, ये सब जो है ये सब भी कारण होते हैं। जहां पर भूकंप आते हैं, बाढ़ आते हैं, सूखा पड़ता है, लोग वहां से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं और वहां खेती करते हैं, वहां रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां उनको सुविधाएं मिलती हैं। सिंपल। ठीक है, आगे राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब वहां पे स्थिर नहीं रहता कोई चीज, जैसे युद्ध होता है, आतंकवाद होता है, जनजातीय संघर्ष होते हैं। तो अगर आपको जीवन यापन के लिए संघर्ष करने पड़े, वहां पे आतंकवाद का खतरा हो, वहां पे युद्ध जैसे जो है खतरे मंडराते हो, तो क्या आप रहना पसंद करोगे? नहीं, सिंपल सी बात है, आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाओगे जहां शांति हो, जहां आपको सुरक्षा प्रदान होता हो। ठीक है, आगे देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। गांव में उच्च शिक्षा, अच्छे अस्पताल का अभाव देखने को मिलता है, इसीलिए लोग गांव से कहाँ जाते हैं, शहर की तरफ पलायन करते हैं। तो शहर क्या है, अपकर्ष कारक है, गांव क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। जहां से लोग जाते हैं और जहां से जाते हैं प्रतिकर्ष कारक होता है,
जहां को जाते हैं वो अपकर्ष कारक होता है। ठीक है, आगे कृषि उत्पाद में अस्थिरता। सिंपल सी बात यह है, कृषि उत्पादन में मानसून पर निर्भरता, मिट्टी की उर्वरता में कमी। जब कृषि अच्छे से नहीं हो पाएगी तो लोग छोड़ करके इस दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगर उदाहरण के तौर पे बात करें तो बिहार और उत्तर प्रदेश में लाखों लोग रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, पंजाब में प्रवास करते हैं, क्योंकि इन गांव में रोजगार के अवसर नहीं होते हैं, जिसे आर्थिक समस्या कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं। आगे है, बांग्लादेश में कई लोग भारत में आकर बसते हैं। बांग्लादेश से वहां पे गरीबी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है बांग्लादेश में, वहां से छोड़कर भारत में आ जाएंगे और भारत में बस जाएंगे, क्योंकि वहां बाढ़, चक्रवात कारण जीवन मुश्किल हो जाता है। इसे प्राकृतिक आपदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, उदाहरण के तौर पे आप इसमें लिख सकते हैं। अब बात करते हैं अपकर्ष कारक में, फैक्टर में क्या इसमें लिख सकते हैं। तो वे कारण होते हैं जो लोग किसी स्थान की ओर आकर्षित होते हैं, अपकर्ष में जाते हैं। ठीक, मतलब अपकर्ष में आते हैं और पदकर्ष में जाते हैं, वहां बसने के लिए प्रेरित होते हैं। वे कारक आमतौर पर सकारात्मक होते हैं, जीवन को और सुंदर बनाते हैं, जीवन को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या इसका कारक है, कारक मतलब कारण क्या है, देखिए, जहां बेहतर रोजगार मिलता हो, सिंपल सी बात है, बड़े शहरों में कंपनियां हैं, कारखाने हैं और इनके कारण जो है वहां पे लोगों को नौकरी मिलती है, रोजगार मिलता है। जब नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा तो लोग सोचेंगे कि भैया वहीं चलो, वहीं अच्छा है। ठीक है, आगे देखिए, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में जो सुधार। बड़े शहरों में अच्छे स्कूल होते हैं, अच्छे कॉलेज होते हैं, अच्छे अस्पताल होते हैं, इसीलिए लोग गांव से लोग कहाँ जाते हैं, शहर की तरफ पलायन कर जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आधुनिक जीवन शैली और सुविधाएं वहां पे देखने को मिलती हैं। मतलब ये है कि शहरों में परिवहन की सुविधाएं, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बेहतर सुविधाएं देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जब यहाँ पे सुविधाएं मिलती है तो लोग यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। वही बात करें, आगे देखिए, व्यापार और उद्योग के अवसर। तो व्यापार और उद्योग के अवसर मतलब ये कि मेट्रो शहर और व्यवसाय स्थापित होते हैं तो लोग वहां रहना पसंद करते हैं। राजनीतिक स्थिरता मतलब कि वहां पे उपद्रव नहीं होते हैं, वहां शांति होती है, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है, तो इस कारण जो लोग वहां पे जाना पसंद करते हैं। उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं, यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिख सकते हैं। भारत में कई लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में प्रवास कर जाते हैं भारत से। ठीक है, क्योंकि वहाँ उच्च वेतन और उच्च जीवन शैली मिलती है, तो ये बेहतर अवसर होते हैं, लोग दूसरे जो है जगह चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद तो क्वेश्चन आता है आपके सामने, नेक्स्ट है, भारतीय नगरों के प्रकार बताइए। तो आइए क्वेश्चन बात करते हैं 19। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, भारतीय नगरों के प्रकार बताइए। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि प्रकारों के आधार पे भारतीय नगरों के प्रकार बताइए। तो यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले देखिए, प्रशासनिक नगर। ठीक है, यहाँ पे एक बार फिर से बता दूं आपको कि अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहते हो, इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, फ्लो चार्ट बना लेंगे तो जो है आपको यहाँ पे बेहतर नंबर मिल जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक नगर यहाँ पे लिख दीजिए, फिर इसके बाद औद्योगिक नगर, पर्यटन नगर, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे शैक्षिक नगर, संस्कृति नगर, ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखिए लिखा है कुछ पॉइंट। तो प्रशासनिक नगर जैसे कि जहाँ पे प्रशासन, जहाँ से पूरा संचालन होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई या जो है चेन्नई या फिर जो है भोपाल। ठीक है, कोई भी इसमें आप लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य की राजधानी इंडिकेट कर सकते हैं, प्रशासनिक नगर के अंतर्गत आती है। वही बात करें औद्योगिक नगर में, तो जहाँ पे उद्योगों का ज्यादा विकास हुआ हो, जैसे जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है, बोकारो, यहाँ पे लौह इस्पात उद्योग है, तो ये सब दोनों कहाँ पे है, झारखंड में है। आप इसको लिख सकते हैं। व्यापारिक नगर की बात करें, जहाँ व्यापार ज्यादा होता है, जैसे कि मुंबई है, सूरत है। सूरत आप जानते होंगे, हीरे की कटिंग वहाँ पे अच्छे तरीके से होती है, कटिंग, फिनिशिंग। धार्मिक व्यापार, धार्मिक नगर या धार्मिक नगर की बात करें तो वाराणसी, हरिद्वार जो है ये सबसे पवित्र धार्मिक स्थल माने जाते हैं। आज के डेट में अयोध्या भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में विभेद कीजिए। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में विभेद, ठीक है, मतलब अंतर बताना है। तो आइए देखते हैं ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में। पहला पॉइंट ये है कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों को जो लोग होते हैं, लोगों में रहने के दो मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं, और जो नगरीय बस्तियां होती हैं वो व्यापार और उद्योग सेवाओं पर आधारित होते हैं। यानी गांव के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, कृषि करते हैं, और नगर के लोग क्या करते हैं भाई, व्यापार करते हैं या उद्योग करते हैं या फिर सेवा कोई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बात करते हैं, एक एक पॉइंट इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ग्रामीण बस्तियां यानी रूरल सेटलमेंट,
अगर इनकी बात करें तो वे बस्तियां जो छोटे आकार की होती हैं, जो मुख्यतः कृषि पशुपालन पर आधारित होती हैं या परंपरागत जीवन शैली को देखने को मिलती है। परंपरागत मतलब जो प्राचीन समय से चली आ रही है वो हमें देखने को मिलती है। तो ग्रामीण बस्ती में अगर आप गांव से गांव के रहने वाले होंगे तो आप गांव को अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, उससे आसान शब्दों में ले सकते हैं कि गांव के जो लोग होते हैं मुख्यतः कृषि करते हैं, पशुपालन पर निर्भर होते हैं, वहां से उनका जीवन यापन चलता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में क्या लिख सकते हैं? कम जनसंख्या घनत्व, गांव में जनसंख्या कम मतलब जनसंख्या घनत्व आपको कम देखने को मिल सकती है। गांव में कम लोग होते हैं, एक घर दूसरे घर से दूर होता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हालांकि गांव में भी आबादी धीरे धीरे देखने को मिल रही है, बढ़ रही है जनसंख्या। प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता, मतलब ये कि लोग खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब ज्यादातर वहां पे देखने को मिल जाता है। परिवहन सुविधाओं की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे सड़क परिवहन सुविधाओं में जो है सीमित होती है, यहाँ पे परिवहन सुविधा अभी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। जो सामाजिक बंधन होते हैं, लोग मतलब कि एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। शहर में तो किसी से मतलब कोई नहीं रखता है, लेकिन गांव में अभी भी एक दूसरे से लोग मतलब रखते हैं। ठीक है, लोग एक दूसरे को जानते हैं और पारंपरिक उससे रीति रिवाजों में शामिल होते हैं। ठीक है, बात करें अधिसंरचना का अभाव, मतलब कि बिजली, पानी, जो स्वास्थ्य, इन सुविधाओं को जो है आपको अभाव देखने को मिलता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे बात करें यहाँ पे तो पंजाब हरियाणा में गांव के लोग मुख्यतः गेहूं चावल की खेती करते हैं। राजस्थान में जो है गांव में पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय माना जाता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप उदाहरण के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं और इसे लिख सकते हैं गांव में कैसे लोग रहते हैं। वहीं बात करें नगरीय अर्बन सेटलमेंट की बात करें तो नगरीय बस्तियां कैसी होती हैं? नगरीय बस्तियां जो होती हैं बड़े आकार की होती हैं और मुख्यतः औद्योगिक, व्यापारिक और प्रशासनिक गतिविधियों में निर्भर होते हैं। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। अब इसकी मुख्य विशेषता क्या है तो देखिए, अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है, यानी आपको यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। शहरों में यहाँ पे बड़े मतलब अधिक भीड़ देखने को मिलती है, मकान पास पास होते हैं, सटे होते हैं, वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं बात करें विविध आर्थिक गतिविधियों में तो यहाँ पे व्यापार, बैंकिंग, आईटी सेक्टर, अन्य सेवाएं जो है आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट यहाँ पे है अत्यधिक अधोसंरचना का मतलब ये कि यहाँ पे बेहतर सड़कें होती हैं, मेट्रो, इंटरनेट सुविधा होती है, स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधा होती है। तो इन सब के कारण जो है यहाँ पे लोग पलायन करते हैं। ठीक है, तेजी से जीवन शैली में सुधार होता है, बढ़ रही है, लोग अधिक व्यस्त रहते हैं, सामाजिक संबंधों के सीमित होती है। यहाँ पे जो सामाजिक संबंध होते हैं बड़े कम लोग एक दूसरे से मतलब रखते हैं, क्योंकि सब लोग अपने काम से मतलब रखते हैं शहर में। ठीक है, भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, प्रदूषण वहां पे ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब ये है कि उद्योग और वाहनों का निर्माण कार्य में अधिक लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं, तो इससे ज्यादा प्रदूषण वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं बात करें मुंबई भारत का जो है व्यवसायिक राजधानी है, वहाँ विभिन्न कंपनियां के कार्यालय हैं। दिल्ली में उच्च शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और बड़े अस्पताल देखने को मिल जाते हैं। तो ये नगर के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनसंख्या घनत्व एवं वितरण का विवरण दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसमें लिखेंगे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं, ठीक है, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिल जाता है। वहीं बात करें कम जनसंख्या में तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, यहाँ पे कम जनसंख्या घनत्व देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की बारे में बात करें तो किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके अति लघु में भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले, वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी जनसंख्या आपको अलग अलग जगह पे देखने को क्यों मिलती है, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं कम है, ऐसा क्यों, उसका कारण क्या है। तो आइए देखते हैं कारण क्या है। पहला कारण दोस्तों इसमें है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक का मतलब क्या है, जलवायु, जिन क्षेत्रों में
पहला हेडिंग हो जाएगा जलवायु, ठीक है। जिन क्षेत्रों में अनुकूल जलवायु होती है वहां जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जैसे गंगा के मैदानों में, ठीक है। यानी अगर मैं बात करूं जहां पे अधिक ठंडी पड़े, क्या आप रहना पसंद करेंगे? बर्फबारी हो, ठंड ज्यादा पड़े, क्या रहना पसंद करेंगे? नहीं। ज्यादा अधिक गर्मी पड़े, भयानक गर्मी पड़े, क्या रहना पसंद करेंगे आप वहां पे? नहीं। इसका मतलब है कि जहां पे थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी, यानी शीतोष्ण कटिबंध, थोड़ी ठंडी थोड़ी गर्मी जहां पड़ती है वहां पे आप रहना पसंद करोगे। इसका मतलब ये है गंगा के मैदानों में यहाँ पे जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। वहीं बात करें मिट्टी की उर्वरता, तो मिट्टी की उर्वरता का मतलब ये है कि कृषि योग्य भूमि वाले क्षेत्र में अधिक जनसंख्या निवास करती है, जैसे कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे मिट्टी की उर्वरता देखने को मिलती है, तो ज्यादातर यहाँ पे लोग निवास करते हैं, ठीक है। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो पानी की उपलब्धता। पानी की उपलब्धता का मतलब ये है कि नदियों और झीलों के पास बसे क्षेत्र जनसंख्या अधिक होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार। सिंपल सी भाषा में बात करें, अगर आपको एक जगह पे गंदा पानी मिल रहा, एक जगह पे आपको स्वच्छ पानी मिल रहा है, तो आप कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहां आपको स्वच्छ पानी मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जनसंख्या वहां प्रभावित होती है जहां पे उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो इसकी भू आकृतियां लिख सकते हैं। यहाँ पे भू आकृतियों का मतलब है कि पहाड़ी रेगिस्तान क्षेत्रों में जनसंख्या कम देखने को मिलती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, यहाँ पे जनसंख्या कम देखने को मिलती है क्योंकि पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं बात करें आर्थिक कारक में, तो आर्थिक कारक में यहाँ पे ले सकते हैं औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण का मतलब है कि जिन क्षेत्रों में उद्योग का विकास हुआ है वहां जनसंख्या अधिक घनी होती है, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यहाँ पे आपको उद्योगों का विकास ज्यादा देखने को मिलेगा। यही कारण है कि लोग यहाँ पे ज्यादा निवास करते हैं। अगला पॉइंट है कृषि और व्यापार। कृषि और व्यापार का मतलब है कि उपजाऊ भूमि व्यापारिक केंद्र जैसे जनसंख्या में वहां पे सघन होते हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल और बिहार। बात करें परिवहन सुविधा की, तो परिवहन सुविधा में अच्छी परिवहन सुविधाएं जिन क्षेत्र में अधिक उपलब्ध हो जाते हैं, लोग वहां रहना पसंद करते हैं। दिल्ली, मुंबई, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ठीक है। वही बात करें दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे सामाजिक ऐतिहासिक कारक में, तो संस्कृति परंपरा, जैसे कि कुछ क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से धनी आबादी वाले हैं, जैसे कि वाराणसी, कोलकाता, ये सांस्कृतिक ऐतिहासिक जो है शहर माने जाते हैं, ठीक है। अगर इसकी संरचना की बात करें और संरचना की बात करें तो अच्छे अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी आदि उपलब्ध के कारण जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। इस प्रकार से आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। वही बात करें जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र के वितरण में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व का वितरण से जहाँ पे 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे अधिक रहते हैं वो क्षेत्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, उर्वर मिट्टी, ठीक है, और बड़े शहर, औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पे जनसंख्या 500 से अधिक, मतलब कि यहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में, ठीक है, 1 किलोमीटर एरिया में जनसंख्या यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, 1 किलोमीटर एरिया में। तो ये जो क्षेत्र है, जैसे गंगा का मैदान है, जो है उपजाऊ जो मिट्टी होती है वहां पे देखने को मिलता है, बड़े शहर है वहां देखने को मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। आगे है मध्यम जनसंख्या क्षेत्र वाले, तो मध्यम में आपका 200 से 250 से लेकर 500 तक, यानी 1 किलोमीटर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं वो जनसंख्या घनत्व है। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में अगर यहाँ पे 200 से 250 से लेकर 500 जनसंख्या अगर निवास करती है तो उसमें मध्यम जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि उद्योग व्यापार विकसित होते हैं वहां पे लोग ज्यादा निवास करते हैं। सिंपल सी बात है, जहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग स्थापित होंगे, फैक्ट्री लगेगी, कंपनियां लगेंगी, वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो उस प्रकार से वहां पे जनसंख्या देखने को मिलती है। वही बात करें कृषि और खनिज संसाधन की उपलब्धता, जहां पे कृषि अच्छी होती हो, जहां खनिज संसाधन अच्छे से उपलब्ध हो, वहां पे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। जलवायु और प्राकृतिक संसाधन का मतलब ये है कि जहां पे जलवायु अच्छी होगी, प्राकृतिक संसाधन अच्छे होंगे, वहां पे जनसंख्या ज्यादा बसाव देखने को मिलता है। और निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पे जहाँ पे 250 से कम होते हैं, जैसे कि ये क्षेत्र कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कम जनसंख्या घनत्व वाले देखने को मिलते हैं। यानी कठिन भौगोलिक परिस्थितियां, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र हैं, वन हैं, यहाँ पे लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण यहाँ पे जनसंख्या कम देखने को मिलती है। आर्थिक
गतिविधियां सीमित होती हैं, मतलब कि वहाँ पे इंसानों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको उनकी क्षमता कम होती है, क्षमता कम मतलब उनकी आवश्यकता ही कम होती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे लोगों को सुविधाएं पूर्ति नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण वहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम होती है, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं हो पाती हैं। अगला है कठिन जलवायु और सीमित जो है बुनियादी सुविधाएं। तो यहाँ पे अगर कहें कठिन जलवायु यानी सबसे ज़्यादा ठंड पड़े, गर्मी ज़्यादा पड़े, क्या रहना पसंद करेंगे वहाँ पे? नहीं रहना पसंद करेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि आप वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के। जनसंख्या घनत्व के जो है इसके महानगर कौन कौन से हैं? तो देखिए, रोजगार व्यापार के लिए अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत में प्रमुख महानगर जनसंख्या के घन क्षेत्र, जैसे बड़े बड़े जो क्षेत्र होते हैं, महानगर होते हैं, वहाँ रोजगार की सुविधा होती है, व्यापार होता है, शिक्षा के अवसर अधिक होते हैं, इसीलिए लोग वहाँ प्लान ज़्यादा करते हैं, वहाँ ज़्यादा रहते हैं। इसकी विशेषता की बात करें तो बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन सुविधाएं, औद्योगिकरण, व्यापार की गतिविधियां, ये सब जो है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ऐसा पॉइंट जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं।